हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। द पुली शोन इन फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड टू रॉड ऑफ लेंथ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिम। ठीक है, द रिम एंड ईच रॉड हैव अ मास ऑफ कैपिटल एम। टू ब्लॉक ऑफ मास ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर अटैच्ड टू एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली which is hinged at rotate freely in vertical plane about its center. The magnitude of the acceleration experienced by the block H. Assume no slipping of the string on the pulley. देखो पुली का मास भी गिवन है और पुली पर ये जो स्ट्रिंग है ये स्लिप भी नहीं कर रही। दो कंडीशन है तो इसीलिए टेंशन अलग अलग होंगे। तो एक तो इसमें एफबीडी बनाए तो यहाँ पे एक तो कैपिटल एम जी आएगा, यहाँ पे एक टेंशन आएगा T1, तो यहाँ पे भी टेंशन T1 होगा। अगर यहाँ पे दिखाएं तो इसमें mg और यहाँ पे टेंशन T2 और ये भी T2, क्योंकि पुली एक तो मास है पुली का और दूसरा स्लिप नहीं कर रही, तो टेंशन दोनों स्ट्रिंग में डिफरेंट होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जैसे अगर इसमें एक्सेलरेशन a है तो इसमें भी एक्सेलरेशन a होगा, लेकिन अगर हम इसका एक पुली का एफबीडी बनाएं यहाँ पर ऐसे और ये मान लो यहाँ से घूम रही है, ठीक है ना, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इससे स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन a है तो स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन a है तो जानते हो ये जो पुली है अगर ये घूम रही है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो इसके जस्ट इसके समीप वाले पॉइंट का अगर इसकी रेडियस r मान लें तो एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो r अल्फा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग लगाएं तो a इक्वल टू r अल्फा होना चाहिए, ये साथ साथ चलने चाहिए तभी स्लिप नहीं करेगी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये आया आपका। अब एक यहाँ से कर सकते हो आप, एक एफबीडी इस जगह से आप एक इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ से लिखें तो कैपिटल mg माइनस T1 नेट फोर्स लिखा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिखें ऊपर चल रहा है तो T2 बड़ा होगा तो T2 माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन और चाहिए होगी तो एक इक्वेशन ला सकते हैं हम टॉर्क से। इस एक्सिस के अबाउट अगर यहाँ पर हम r मान लें तो टेंशन T1 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं तो टॉर्क इक्वल टू होता है I अल्फा, तो टॉर्क इक्वल टू ये लिखा I अल्फा। इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो अपने राइट हैंड की फिंगर को भी ऐसे घुमाओ तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है I अल्फा की ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम टेंशन का टॉर्क लिखें तो टेंशन का टॉर्क लिख रहे हैं तो टॉर्क इक्वल टू होता है R परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो सबसे पहले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाई तो एफ की मैंने टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन बना दी और इस लाइन रोटेशनल एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कर दिया, तो यही आर परपेंडिकुलर है। इसको एक्सटेंड भी कर सकते थे आप ऐसे, जैसे टॉर्क इक्वल टू लिखते हैं आर क्रॉस एफ ऐसे, तो आपका आर भी यही है, आर वेक्टर ये होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा। तो आर क्रॉस एफ, तो आर से एफ की तरफ छोटे एंगल से अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमाएं। पहले हम राइट हैंड की फिंगर को आर वेक्टर की डायरेक्शन में रख दिया और छोटे एंगल से एफ की तरफ घुमाएं, तो ऐसे घुमाएंगे अपनी राइट हैंड की फिंगर को, तो देखो इसका टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका तो टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा यहाँ से लिखें तो लिख सकते हैं हम कितना T1 इंटू आर, क्योंकि आर परपेंडिकुलर या फिर आर क्रॉस एफ कर रहे हो तो आर एफ साइन थीटा, थीटा भी 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसे इसका टॉर्क लिखते हैं तो इसका आपका ये होता है आर और यही आर परपेंडिकुलर भी होता है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन यही है, और इसको छोटे एंगल से घुमाएं तो ऐसे घुमाना पड़ेगा राइट हैंड की फिंगर को, तो इसका टॉर्क ऊपरी तरफ आ रहा है, इसीलिए इसका टॉर्क लिखेंगे तो T2R ऊपरी तरफ लिखेंगे। अब देखो इसका नीचे है, इसका नीचे है, तो नीचे की तरफ मैंने टॉर्क कैसा माना है, पॉजिटिव माना है, तो इसको भी पॉजिटिव मानो तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इक्वल टू I अल्फा, तो नीचे की डायरेक्शन वाले टॉर्क को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है और ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है। अब सोचो यहाँ से T1 माइनस T2 और R कॉमन ले लेंगे और R को डिवाइड कर देते हैं इधर, पहले R कॉमन आ जाएगा ऐसे और I की वैल्यू I और A की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा बराबर कितना ले सकते हैं A अपॉन R।
तो ए अपॉन आर, इस आर को नीचे ले आओ तो T1 माइनस के T2 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो देखो एक इक्वेशन ये है आपकी, एक इक्वेशन ये है आपकी और एक इक्वेशन ये बनी। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो T1 माइनस का है, T1 प्लस का है, T2 प्लस का है और T2 माइनस का है। अगर ऐड करें इधर देखें तो केवल ये बचा, तो यहाँ से G कॉमन ले लें तो कितना आएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू G इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए प्लस आई ए अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से आप ए निकाल सकते हो, तो ए की वैल्यू लिखें तो ए कॉमन ले लें तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी। अब ए इक्वल टू आ गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट इस कंडीशन में हमें याद हो तो सबसे बेस्ट रहता है, तो ये बहुत जल्दी हो जाता। नहीं भी याद तो मैंने आपको बताया कैसे करना है, ठीक है। अगर हम इस सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, अब ये आई लिख रहे हैं, वो इस सिस्टम का है। इस सिस्टम में क्या है, एक तो रिंग है आपकी, उसने बोला भी है रिम, ठीक है, एक तो रिम है ऐसे। तो एक रिम जो है ये रिंग की तरह से काम करेगी। इसका मास कैपिटल एम दे रखा है और रेडियस हमने लेट करी थी आर, ठीक है। अच्छा, इसमें दो रॉड भी हैं, तो एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, ऐसे ये दो रॉड है। और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें, तो रिंग का लिखें अगर हम तो आई पूरा सिस्टम का इस एक्सेस के अबाउट लिखें तो एक तो रिंग का हो जाएगा, प्लस एक इस रॉड का लिखें इस एक्सेस, इसी एक्सेस के अबाउट, ये एक्सेस ऐसे है तो ये एक्सेस रॉड के सेंटर से पास हो रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर भी है। तो आई रॉड और दो रॉड हैं और आइडेंटिकल हैं एक जैसी, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रिंग का लिखें इस एक्सेस के अबाउट तो एम आर स्क्वायर, और आर हमने इसकी रेडियस आर मानी थी तो इसलिए एम आर स्क्वायर प्लस 2। रॉड का लिखें तो एम, और रॉड का मास भी एम ही है, कैपिटल एम है, और एल स्क्वायर बाई 12, तो ये 12 और एल स्क्वायर, तो इसकी रॉड की जो लेंथ है, ये रॉड की लेंथ हो गई ये वाली। अगर इसकी ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो लेंथ जो हो गई 2r हो गई, तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। एल स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और 4 से ये कट गया 3 बार। यहाँ से अगर हम 3 एलसीएम ले लें तो 3 कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/3 एम स्मॉल आर स्क्वायर। और ये वैल्यू यहाँ डाल दें तो ए इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और आई की वैल्यू ये डालेंगे तो देखो ये वाली अगर आई की वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 5/3 कैपिटल एम आएगा। इसको और इसको ऐड कर लो तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी, और इनको ऐड करेंगे तो 8/3 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी चॉइस इज करेक्ट। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L suspended by means of 2 identical inextensible light string as shown the figure. The tension in one string immediately after other string is cut is, ठीक है। तो देखो ये फिगर दे रखा था, इसमें से एक स्ट्रिंग हमने कट कर दी, तो ये पूछ रहा है और इमीडिएटली पूछ रहा है। तो देखो जैसे हम कट करेंगे तो शुरुआत में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 होगी, लेकिन इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा कट करते ही। तो यहाँ पे mg होगा नीचे, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और इसमें टेंशन होगा T, और ये टेंशन हमसे पूछा है। तो हम 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, एक तो नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें, तो नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें तो mg माइनस के T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है अब एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट का लिखें, इसका, इसका, किसका, क्योंकि हर एक पॉइंट में जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन सभी पॉइंटों का सेम होगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन सभी पॉइंटों का डिफरेंट होगा। तो इस वाली कंडीशन में हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो ACOM। अगर इसको लिखें तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो R अल्फा, तो R हो गया आपका, रेडियस हो गई ये वाली L/2, ये, इसीलिए R अल्फा, तो R हो गई L/2 और ये अल्फा, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का। तो mg माइनस के T इक्वल टू m, और ये है L/2 अल्फा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, दूसरा
रेडियल एसेलरेशन तो जीरो होगा, क्योंकि रेडियल एसेलरेशन या सेंट्रीपिटल एसेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा जीरो है तो इसलिए जीरो होगा। ठीक है, अगर हम दूसरी क्वेश्चन लिखना चाहें तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू, तो टेंशन का तो टॉर्क जीरो होगा, टेंशन का तो टॉर्क जीरो होगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से ही पास हो रही है, तो टेंशन का तो टॉर्क जीरो हो गया। और एम जी का टॉर्क लिखें तो एम जी क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ लिखते हैं, या फिर आप आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखते हैं। तो एफ की अगर हम लाइन ऑफ एक्शन बनाएं तो फोर्स एम जी की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, और रोटेशनल एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर हो गया L/2 और फोर्स हो गया mg, ये वाला लगाया फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, और टॉर्क लिख रहे हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा इक्वल टू mg/L/2। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखते हैं उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे निकालते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा है, तो ए पॉइंट के अबाउट ही इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखना पड़ेगा। तो जानते हो रॉड अगर होती है, इसकी टोटल लेंथ L थी, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वन एंड से पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें याद होना चाहिए, वो होता है mL²/3। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो mL²/3, और अल्फा तो अल्फा है ये, और mg/L/2। तो यहाँ से m से तो m मर गया, एक l से l मर गया, है ना। तो अल्फा निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू g और डिवाइडेड बाई 3g हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3g डिवाइडेड बाई 2l, तो अल्फा इतना आ गया। और इस अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दो, टेंशन निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर हम फर्स्ट से करें तो T इक्वल टू mg माइनस mL/2 मल्टीप्लाइड बाई 3g/2l। तो देखो L से तो L कर कट गया, नीचे हो गया 4 LCM ले लेंगे तो 4mg माइनस 3mg, तो ये हो जाएगा mg/4। तो टेंशन आया mg/4, इसीलिए टिक कर देंगे, ए चॉइस इज करेक्ट। Two identical thin rod of mass m kg and length L meter are connected as shown the figure. Moment of inertia of the combined rod system about an axis passing through the point P and perpendicular to the plane of the rod is, ये दे रखा है, the value of x, ये फिगर दे रखा है। देखो इस रॉड का इस P पॉइंट से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ऐसे, और प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया और इस एंड से पास हो रहा है। तो इस पूरे सिस्टम का लिखना है तो I इक्वल टू, मान लो इस फर्स्ट रोड का इस एक्सिस के अबाउट I1 है और सेकंड रोड का इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। देखो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इस रोड का तो एक एंड से पास हो रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कितना होता है mL²/3, तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/3 प्लस। अब दूसरी रॉड दे रखी है हमें, ये रही सेकंड रॉड ये, और इस पॉइंट P के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है इस सेकंड रॉड का। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी L है। तो देखो इसके सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होता है ICOM लिख सकता हूँ। तो कितना होता है m लेंथ L² है डिवाइड बाई 12, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं हम ऐसे, देखो ये दो एक्सिस हो गई और दोनों आपस में पैरेलल है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, तो ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, इस एक्सिस के अबाउट लिखें तो I2 माना था हमने, तो ICOM प्लस MD², ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। ये है mL²/12 प्लस m और d आपका ये है, तो d बराबर l, ये हो गया। इसलिए यहाँ लिख दें I2 की वैल्यू, तो mL²/12 प्लस mL², और यहाँ से mL² कॉमन ले लेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, यहाँ से 12 LCM ले लें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 1 और ये हो गया 12, तीनों को ऐड कर ले
तो एम एल स्क्वेयर बाई 12 और 17/12, 17 केवल, ये 12 तो ये लिख लिया, ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन हमें जो दे रखा है उससे कर दें। तो ये रखा है एक्स वाई 12 एम एल स्क्वेयर, तो एम एल स्क्वेयर से तो एम एल स्क्वेयर कट गया, 12 से 12 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 17, तो एक्स 17 आ गया। टू मासेस स्मॉल एम एंड 2m आर कनेक्टेड बाई लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली, डिस्क दे रखी है ऑफ मास 30m विद रेडियस 0.1 मीटर। The pulley is mounted in vertical plane and it is free to rotate about its axis. The 2m mass is released from rest and its speed when it has descended through a height 3.6 meter each. Assume string does not slip. ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं और एक नेट फोर्स और टॉर्क निकाल के भी कर सकते हैं। दोनों मेथड बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर रहा हूं। देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे करें। मान लो इनिशियली ये रेस्ट में थे, यहाँ पे इनिशियल स्पीड तो इसकी 0 थी, अब इसको छोड़ा गया, इसको रिलीज किया गया यहाँ से। जब इसको रिलीज करेंगे तो ये कितना नीचे सरक गया, ये वाला एच हाइट चला गया नीचे, इसकी रखिए 3.6 मीटर। इस समय इसकी स्पीड v है, तो ये भी तो एच हाइट ऊपर आ जाएगा ऐसे इस वाले पॉइंट से, और इसकी स्पीड भी v होगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी बात ये सोचो, जब ये जो डिस्क है ये भी घूम रही होगी क्योंकि स्लिपिंग नहीं है, एज्यूमिंग स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। अगर स्लिप नहीं कर रही तो ये स्ट्रिंग है और इस वाली स्ट्रिंग में वेलोसिटी है v और ये ऐसे घूम रहा होगा, मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसकी अगर स्लिपिंग नहीं चाहते तो इस डिस्क के जस्ट बगल में यहाँ पे स्ट्रिंग के जस्ट पास बहुत इसकी जो स्पीड होनी चाहिए v वो आर ओमेगा होना चाहिए। अगर कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग है तो इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी और इस रिम की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, डिस्क की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए इस वाले पॉइंट की। तो एक ही पॉइंट मान सकते हैं, वेरी क्लोज हैं वो, तो ले सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर, एक इक्वेशन तो ये समझ में आती है, ठीक है। लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं इनिशियल, पहले इसकी लिखते हैं तो 0 क्योंकि रेस्ट में था, इसकी लिखें तो ये भी 0 और इसकी लिखें, पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है तो इसकी लिखें तो ये भी नहीं घूम रहा हुआ शुरुआत में जो रिलीज नहीं किया, तो इसकी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इसी को मैंने ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट या लेवल ये, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है रेफरेंस पॉइंट पर 0, तो इसकी 0 इसकी 0, ठीक है। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं फाइनल, तो पहले इसके लिखते हैं 2m वाले की, तो हाफ 2m मास है इसका और इसकी स्पीड है v, ये हो गई इसकी लिखें ये फाइनल, तो हाफ m v स्क्वायर। अब इसकी लिखें क्योंकि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ घूम रही है, इसीलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी लिखें प्लस, तो देखो ये रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे है h, जब रेफरेंस पॉइंट से नीचे होता है तो माइनस आता है, तो माइनस के 2mgh क्योंकि मास 2m है इसका इसलिए 2m लिखा, mgh लिखते हैं, तो m तो हो गया 2m और g है और नीचे रेफरेंस पॉइंट से इसलिए माइनस का लगाया, और ये रेफरेंस लेवल पॉइंट से ऊपर है, जब ये ऊपर है तो प्लस का mgh, और उसकी पोजीशन में तो चेंज ही नहीं आया, इसकी ना तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है ना पोजीशन में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रही, ठीक है। इतना आ गया, तो इसको देखें तो ये इस साइड में ले आएंगे तो माइनस का प्लस का mgh हो जाएगा, इक्वल टू 2 से 2 कट गया, ये हो गया mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई लिखें, तो आई इस एक्सिस के अबाउट डिस्क है, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अगर कोई डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट 1/2 mr स्क्वायर, ये होता है। तो लिखें तो 1/2, तो ये फॉर्मूले वाला 1/2 हो गया। अब आई लिख रहे हैं तो 1/2 फिर दोबारा से m, लेकिन इसका मास 30 m है, चलिए 30 m और रेडियस स्मॉल आर तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की वैल्यू ये रही, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इससे तो ये कट गया।
देखो एक m कॉमन लेके काट दोगे सब में से, m कॉमन ले लो, इधर से काट दो, तो इधर तो GH बचा, वी स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 वी स्क्वायर, प्लस 2 से कट गया ये 15 बार, तो ये हो गया 15 वी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18 वी स्क्वायर GH। 2 से काट दिया 9 बार, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया GH बाई 9, तो v बराबर आ गया √अंडर रूट GH बाई 9। वैल्यू पुट कर दो, g दे रखा है 10 और h दे रखा है 3.6 और ये 9 है। इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 से कट गया और 9 से कट गया ये 4, तो v इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए टॉर्क वाले कंसेप्ट से सुने। देखो क्योंकि ये पुली का मास दे रखा है और स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही, तो इस वाले केस में टेंशन अलग अलग होगा दोनों स्ट्रिंग में, क्योंकि पुली का मास भी गिवन है और स्ट्रिंग इसमें स्लिप नहीं कर रही। ठीक है, तो ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T2 है। इसका FBD बनाए तो यहाँ 2 mg और यहाँ आपका mg, यहाँ पे भी टेंशन T1 दिखा सकते हो और यहाँ पे आपका T2। रिलीज करने के बाद मान लो इसमें एक्सेलरेशन A है और इसमें भी एक्सेलरेशन A होगा। पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और ये यहाँ से घूम रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट। अगर इसका एक और FBD बनाए पुली के लिए, पुली डिस्क है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ एक स्ट्रिंग बनाए, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो A ही होगा, लेकिन इस पुली का इसके जस्ट नियर पॉइंट का एक्सेलरेशन देखें तो ये ऐसे घूम रही होगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो इसका एक्सेलरेशन R अल्फा होगा। अगर इसकी रेडियस R है तो R अल्फा, क्योंकि स्लिप ये स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही, मतलब साथ साथ घूम रहे हैं, तो साथ साथ घूमने के लिए A बराबर R अल्फा होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो ये होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से ला सकते हो, यहाँ पे नेट फोर्स लिख लो, क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए 2 mg माइनस के T1 इक्वल टू मास है आपका 2m इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तीसरी इक्वेशन आप यहाँ से ला सकते हो, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए T2 माइनस mg इक्वल टू ma। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। चौथी इक्वेशन लानी है तो आप यहाँ से ला सकते हो, इसमें टॉर्क लिख के, तो टॉर्क लिखें तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो आई और अल्फा। लेकिन यहाँ पर अगर हम टॉर्क की वैल्यू निकाल रहे हैं तो टॉर्क निकालें ड्यू टू टेंशन T1 T2, तो देखो टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू R परपेंडिकुलर इंटू F। तो इससे कर लेते हैं, तो F की ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, और इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो ये R परपेंडिकुलर हो गया। वैसे R भी यही होगा, इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, तो 90 डिग्री होगा ये, और इससे करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RF साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे भी कर लो। तो इसका टॉर्क लिखें तो T1 इंटू R परपेंडिकुलर हो गया आपका R। डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो R वेक्टर की डायरेक्शन में आप फिंगर राइट हैंड की फिंगर रखी, तो R वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखी, और R से F की तरफ छोटे एंगल से अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमा दें, तो ऐसे घुमा दिया तो थंब नीचे तरफ आ रहा है, और थंब नीचे तरफ आ रहा है तो इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे है? इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, आई अल्फा की। क्यों? क्योंकि आपका ये ऐसे ही तो घूम रहा है, तो आप अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को इस डायरेक्शन में रोटेट करिए, घुमाइए, तो नीचे तरफ आ रहा है। ठीक है, और एक टॉर्क इसका होगा T2 का। अगर T2 का टॉर्क लिखें तो ये आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और राइट हैंड की फिंगर को ऐसे घुमाना पड़ेगा, R क्रॉस है, तो टॉर्क ऊपर आ रहा है, और कितना आएगा T2R। अब मैंने इस नीचे वाली डायरेक्शन को टॉर्क को पॉजिटिव माना है और ऊपर वाली डायरेक्शन में टॉर्क को नेगेटिव माना है, तभी तो मैंने इसे पॉजिटिव आई अल्फा लिखा है, इसीलिए ये माइनस और ये प्लस, ये वाला टॉर्क प्लस का हो गया, ये डॉट हो गया। यहाँ से R कॉमन ले लेंगे तो T1 माइनस के T2, R कॉमन ले लिया, और R जो कॉमन लिया है यहाँ पे उसको डिवाइड में ले आए तो आई अल्फा अपॉन कितना R, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो A अपॉन R स्क्वायर, अल्फा बराबर A अपॉन R। तो देखो एक R तो यहाँ से कॉमन लिया, ये वो नीचे आया तो R आ गया, और अल्फा की वैल्यू जब पुट करी होगी तो A अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। इन तीनों इक्वेशनों को, एक इसको, एक इसको और एक इसको, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो T1 से तो T1 कट गया और T2 से ये T2 कट गया।
2mg माइनस mg करेंगे तो ए इधर की तरफ आया mg इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3ma हो गया ये वाला, तो 3ma प्लस IA ओवर आर स्क्वायर। बस केवल आपको I निकालना है, तो I इसका निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होता है भाई, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ, लेकिन इसका मास है 30m और रेडियस तो आ रही है ये, तो ये हो जाएगा 15m r स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम I की वैल्यू mg प्लस 3m प्लस a कॉमन ले लिया मैंने, I की वैल्यू जब हम 15m r स्क्वायर लिखेंगे तो r स्क्वायर से तो r स्क्वायर कट जाएगा, 15m अपॉन यहाँ r स्क्वायर और यहाँ पे भी r स्क्वायर, ये तो कट गया, तो ये हो गया 18 mg बराबर 18m इंटू a, m से m कट गया, तो a बराबर आया g बाई 18। ठीक है, g के लिए 10 दे रखिए, डिवाइड बाई 18, तो ये हो गया 5/9, 2 से काट दिया, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। अब क्वेश्चन में तो स्पीड पूछ रहा है, जब ये यहाँ से रिलीज किया तो रिलीज कर रहे थे, रेस्ट में था इनिशियली, जब ये नीचे कितना गिर गया, h 3.6 मीटर हाइट गिर गया, तब इसकी वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। तो इक्वेशन लगा लो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस के 2as, ये तो 0 दे रखा है, 2 ये दे रखा है 5/9 और डिस्प्लेसमेंट है 3.6, और नीचे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लेना। ठीक है, ऐसे तो 3.6 और इस पॉइंट को उठाएंगे तो ये 10, और ये देखो 10 से ये 10 कट गया, और ये 9 से कट गया कितनी बार, 4 बार, तो v स्क्वायर बराबर आया 4, तो v बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होना चाहिए। A circular disc has radius r1 and thickness t1 and another circular disc made of same material, इस पे ध्यान दें, has radius r2 and thickness t2. The moment of inertia of both discs are same. रेशियो दे रखे और अल्फा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एक सर्कुलर डिस्क बना लो ऐसे, और इसकी ये थिकनेस दिखा दी, इसकी थिकनेस है t1 और रेडियस है आपकी r1। मास के बारे में बताया नहीं, तो मान लो इसका मास m1 है और ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। ये दूसरी डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, इसकी थिकनेस बदल दी है T2 और रेडियस भी चेंज कर दी है R2, और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, और मास लेट कर लो m2। अब इस एक्सेस के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, डिस्क है हमें याद होना चाहिए, तो I1 अपॉन I2 दोनों का रेशियो लिख लेते हैं, तो हाफ m1 r1 का स्क्वायर अपॉन हाफ m2 r2 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। अब डेंसिटी के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि मटेरियल कैसा है, सेम मटेरियल की, तो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की डेंसिटी रो है और मटेरियल सेम है, तो अगर हम डेंसिटी इक्वल टू लिखते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ से मास लिखते हैं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखें तो डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस देखो इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर और थिकनेस की यूनिट हो गई आपकी मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम हो गया ये, तो ऐसे लिख सकते हो। तो लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल टू m1 की जगह पे लिखें तो डेंसिटी पाई, रेडियस आपकी कैपिटल आर मानिए तो r1 का स्क्वायर और थिकनेस t मल्टीप्लाइड बाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 की वैल्यू भी पुट करो ऐसे ही, डेंसिटी तो सेम है बिकॉज मटेरियल सेम है, और पाई रेडियस बदल दी है तो r2 का स्क्वायर कर लो और थिकनेस t2, और फिर अगेन r2 का स्क्वायर है तो r2 का स्क्वायर, ये तो इनसे कट गया, और ये दोनों बराबर दे रखे हैं I1 I2। क्वेश्चन में गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हैं, सेम है, तो I1 और I2 इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा r1 का पावर 4 डिवाइड बाई r2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई t1 अपॉन t2। इसकी वैल्यू हमें फिर गिवन है 2 और 2 की पावर कितनी हो गई 4, और यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन अल्फ़ा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो अल्फ़ा को, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मतलब 16, तो अल्फ़ा बराबर 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 2 कार A and B each of mass 10 power 3 kg are moving on parallel tracks separated by distance 10 meter in a same direction with speed 72 km per hour
and 36 किलोमीटर पर आवर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी जूल इनटू सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं कि एक ट्रैक ये रहा और एक ये ट्रैक, और इनके बीच की जो सेपरेशन है ये हमें दे रखी है डी 10 मीटर। एक कार ए है ये और इसकी स्पीड दे रखी है हमें वी ए 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बदल देते हैं तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कि किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही कार बी है हमारी और इसकी स्पीड हमें दे रखी है 36 5/18, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी। अब विद रेस्पेक्ट टू कार बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कार बी पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो कार ए को देख रहा है, तो ये जब ये कार बी पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए का एंगुलर मोमेंटम कितना है, कार ए का एंगुलर मोमेंटम पूछा है। देखो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू मास रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब जहाँ पर बैठकर हम चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कार बी के रेस्पेक्ट में पूछा है तो कार बी पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो स्पीड रखी है कार ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राउंड फ्रेम पर, ग्राउंड पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इस ऑब्जर्वर ने इस कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड बताई है और इस ऑब्जर्वर की इस कार की स्पीड इस ग्राउंड फ्रेम में से देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर कार बी पर बैठ जाए और ए को देखे तो उसे स्पीड क्या दिखाई देगी? तो ये ऑब्जर्वर जब कार बी पर बैठ जाएगा तो कार बी तो हम उसे रेस्ट में एज्यूम कर लेते हैं और ए की स्पीड ये बताएगा हमें कितनी, वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस बी बी। अच्छा, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानना, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानना है, तो वी ए कितना 20 और वी बी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। इस ऑब्जर्वर को जो कार बी पर बैठा है उसको कार ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी, है ना। जो कि ग्राउंड पर खड़ा है उसको कार ए की स्पीड भी 20 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। अच्छा, एक बात तो समझ में आई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी और आर परपेंडिकुलर। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। और ये एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछ रहा है ए का विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसीलिए वेलोसिटी भी हम ए विद रेस्पेक्ट टू बी लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। पर इसको थोड़ा सा समझें ये कैसे आया, इसका क्या मतलब है। जैसे कोई पार्टिकल है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसकी वेलोसिटी v है और इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ओ पॉइंट के विद रेस्पेक्ट में निकालना है। जानते हो, इस पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है तो यहाँ से इसका ये पोजीशन वेक्टर लेते हैं आर वेक्टर। हमेशा आर वेक्टर का हेड पार्टिकल पर रखते हैं और टेल उस पॉइंट पर रखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जिसके अबाउट निकालना है। तो ठीक है, तो ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, इक्वल टू होता है एम आर क्रॉस वी। इसको और आगे बढ़ाएं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट खोलें तो आर वी साइन थीटा, ए क्रॉस बी फॉर्मूला लगा दिया। ये थीटा क्या है, आर वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, टेल टेल एंगल लेते हैं तो ये थीटा हो गया। अब इसको और कैसे आगे लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बनाइए, ये वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। और पॉइंट ओ के अबाउट चाहिए था तो इस पॉइंट ओ से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। सोच के देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ और इसमें लिखें साइन थीटा, तो आर परपेंडिकुलर ट्रायंगल में लगा दें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आर आएगा मैग्नीट्यूड में लिखे तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं हम आर साइन थीटा। इसलिए इस आर साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से देख रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में देखना है तो ये आपका आर हो गया, तो कि ये वेलोसिटी हो गई ये, और इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, दिस इज आर परपेंडिकुलर, जो कि कितना हो जाएगा आपका
10 मीटर, तो कि ये गिवन है। तो बस वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू है 10 की पावर 3 और इसकी वैल्यू हमने निकाली 10 और आर परपेंडिकुलर भी आपका 10 ही है, तो 10 की पावर 5 ये आ जाएगा। तो 10 की पावर 5 आया, इसीलिए इसका आंसर हो गया बी, चॉइस इज करेक्ट। A solid sphere of mass 5 kg, radius 10 cm is kept in contact with another solid sphere of mass 10 kg and radius 20 cm. The moment of inertia of this pair of sphere about the tangent passing through the point of contact each. ठीक है, तो दो स्पीयर बना लीजिए आप। एक स्पीयर ये रहा, सॉलिड स्पीयर है, और एक सॉलिड स्पीयर आपका ये रहा, ऐसे ये सॉलिड स्फीयर है आपके। इसका मास m1 है और रेडियस r1 है, और इसका मास m2 है और रेडियस r2 है। और इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है और टेंजेंट है। इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछ रहा है, तो कैसे करें? फिर समझो, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। एक सॉलिड स्फीयर है ये, और ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है डायमीटर से पास होने वाली या सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमें याद होना चाहिए, 2/5 mr² होता है। r इसकी रेडियस है और m मास है, और टेंजेंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो इसे ICOM कहते हैं। ये सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा है, डायमीटर से भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है, इसको हम डी बोलते हैं, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ICOM प्लस md²। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए इसमें, ये वाली, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो देखो, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है कितना, 2/5 m1 r1 का स्क्वायर, और ये आपका d हो गया, d इक्वल टू r1 है। तो हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो I इक्वल टू ये पूरे सिस्टम का दोनों का I1, इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I1 कंसीडर किया मैंने, प्लस ऐसे ही इसके अबाउट तो हमें पता होता है कितना, 2/5 m2 r2 का स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। तो इस वाले स्फीयर का, सेकंड स्फीयर का, ये स्फीयर 1 मान लेते हैं, स्फीयर 2 मान लेते हैं। स्फीयर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट I2 है, और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो पूरे सिस्टम का हो जाएगा। अब I1 लिखें इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट, तो ये थ्योरम लगा लें। तो ये थ्योरम के अनुसार देखें तो ये वाली वैल्यू जो है ये 2/5 m1 r1 का स्क्वायर है, प्लस m1 और d जो हो गया r1 हो गया, तो r1 का स्क्वायर प्लस ये तो I1 की वैल्यू हो गई। ऐसे सिमिलरली इस स्फीयर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालें, तो ये फिर अगेन ये थ्योरम लगा दें। तो इसकी वैल्यू ICOM की वैल्यू तो 2/5 m2 r2 का स्क्वायर, प्लस इसमें भी परपेंडिकुलर सेपरेशन d जो हो गई वो r2 हो गई, तो m2 r2 का स्क्वायर, ये आपका I2 हो गया। अब देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7/5 m1 r1 का स्क्वायर, ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे 7/5 m2 r2 का स्क्वायर। 7/5 तो बाहर आ गया, m1 की वैल्यू पुट करें तो m1 कितना है, 5 kg, तो 5 हो गया। r1 सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10 की पावर -4, 10 इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर कर लिया। प्लस m2 की वैल्यू पुट करें तो m2 है आपका 10 kg और रेडियस है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो 20 का लिखेंगे तो 400 इंटू 10 की पावर -4। तो देखो, ये और ये कॉमन ले लो आप, 7/5 10 की पावर -4 कॉमन आ गया, ये 4000 हो गए और ये 500 हो गया, तो ये हो जाएगा 4500। ऐड कर लिया, ये पहले कॉमन ले लिया है, ये आ गया, और इन दोनों को ऐड कर लिया। 5 से काट देंगे तो ये 900 बार कट जाएगा, और 900 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 10 की पावर -4। तो आपको नहीं लगता जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0.63 आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। A uniform bar of length 12 cm and mass 20 m lies on smooth horizontal table. 2 point masses m and 2m
are moving in opposite direction with the same speed of v and in same plane as bar. These masses strike the bar simultaneously and get stuck to it. After collision, the entire system is rotating with angular frequency omega, the ratio of v and omega h. ये फिगर दे रखा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रॉड है वो किसी पॉइंट से हिंज नहीं है, और जब ये हिंज नहीं है तो जो रॉड से जब ये टकराएंगे दो पार्टिकल, तो ये रोटेट करेगी कहाँ से घूमेगी, तो सेंटर ऑफ मास है। जब नहीं पता, जब हिंज नहीं हो तो सेंटर ऑफ मास से रोटेट करते हुए कंसीडर करते हैं। तो पहले हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना पड़ेगा कि टकराने के बाद सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये रॉड का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जानते हो। टकराने के बाद ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है यही पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी होगा। कैसे, जरा समझते हैं। देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा, ठीक है, लेकिन 2m और m का कहाँ पर होगा वो अगर देखें तो देखो ऐसे कंसीडर कर सकते हो। ये m1 मास है और ये m2, और इनके बीच की सेपरेशन r माने तो m1 तो दे रखा है 2m और ये दे रखा है m, तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है, और ये इससे दूरी कितनी है, r1 है। या तो आप इसका यूज़ कर लो m1 r1 इक्वल टू m2 r2, अगर ये कंसंट्रेट नहीं है तो इससे कर लो r1 इक्वल टू m2 लिखते हैं। जब r1 यहाँ से ले रहे हैं तो m2 लिखते हैं, और ये दोनों मास के बीच की सेपरेशन r ओवर दोनों मास को ऐड कर देते हैं। ऐसे ही r2 लिखते हैं। अगर इसको r2 मानते तो r2 की वैल्यू भी ऐसे लिखते, तो r2 इक्वल टू m1 लिखते, r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m2 की वैल्यू m है और r 6 सेंटीमीटर। देखो m1 m2 के बीच की जो सेपरेशन है ये 6 सेंटीमीटर पूरी, तो 6 और तीनों को ऐड करें तो 3m, ये कट गया तो 2 सेंटीमीटर आया। तो इसका मतलब m1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का। देखो m1 इसको माना था 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यही बॉडी का क्या है, पूरे सिस्टम का क्या है, सेंटर ऑफ मास भी है। ठीक है, क्योंकि रॉड हिंज नहीं है, तो जब ये टकराएंगे ना तो बॉडी चलेगी भी और घूमेगी भी, चलेगी भी, हिंज नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें केवल इसमें एंगुलर वेलोसिटी, इसकी स्पीड भी है, इसकी भी स्पीड भी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा इसमें और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट टॉर्क ऑन सिस्टम का टॉर्क 0 है, सिस्टम का नेट टॉर्क 0 है, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कैसे, जरा समझते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये रॉड है, जब ये इससे टकराएगी ना, तो जब टकराएगी ये पार्टिकल, जब टकराएगा इससे, तो इस पर कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा और रॉड पर ऐसे लगेगा, और ये मान लो सेंटर ऑफ मास है ये, और इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर रहे हैं। तो एक बात आइए, अगर मैं इस एन का टॉर्क निकालूं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ करते हैं। तो आप डायरेक्शन निकालिए टॉर्क की, तो आर तो ये हो गया, मान लो ये यहाँ पर टकरा गया और ये एन ऐसे है, तो ये आर आपका ऐसे हो जाएगा, ये आर वेक्टर हो गया। इसको एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे, तो आर से एफ की तरफ घुमाएंगे ऐसे, राइट हैंड की फिंगर को आर से एफ की तरफ घुमा दो, छोटे एंगल से ड्र, तो टॉर्क की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका टॉर्क जो आ रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। ऐसे इसका टॉर्क लिखेंगे, तो इसमें एक्सटेंड तो ये कर लिया, इसको ऐसे घुमाएंगे आर से एफ की तरफ ऐसे, तो इसका टॉर्क ऊपर की तरफ आ रहा होगा, और ये फोर्सेस बराबर हैं, एक्सलेशन पेयर है, तो और परपेंडिकुलर सेपरेशन जो आर है वो भी सेम है, तो टॉर्क इन दोनों के इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली आप यहाँ पर भी कह सकते हो, जब ये बॉडी से टकराएगी तो इस पर एन ऐसे लगेगा और इस पर एन कॉन्टैक्ट इम्पल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा एन। इन दोनों का टॉर्क भी निकालोगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क 0 है और नेट फोर्स भी 0 है, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स भी 0 है, सिस्टम पर 0 है। बट लेकिन अगर रॉड पे देखें तो रॉड पर नेट फोर्स 0 नहीं है ना, और ना आपका पार्टिकल पर, तो पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है और लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, क्योंकि रॉड हिंज नहीं है। लेकिन अगर हिंज होती तो केवल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता, वो भी हिंज पॉइंट के अबाउट, और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता, और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हिंज अगर होता, क्योंकि हिंज वाले पॉइंट के हिंज फोर्सेस आ जाएंगे, उनका टॉर्क 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा हिंज पॉइंट के अबाउट। ठीक है, चलो मानने दो।
अब हमें तो इस पे आते हैं, हिंज नहीं है तो दोनों एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहेंगे। अब जरा समझो, जब ये से टकरा जाएगा तो ये चिपक गया यहाँ पर 2m मास और ये चिपक गया यहाँ पर m मास। अब ये चल भी रहा हुआ और घूम भी रहा हुआ तो घूमेगा तो बेटा ऐसे, जब ये इससे टकराएगा तो ये ऐसे घुमाएगा और ये इससे ऐसे टकराएगा तो ये ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तो पूरा सिस्टम घूम रहा है मान लो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। लीनियर स्पीड भी होगी इसके पास, सेंटर ऑफ मास के पास होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हिंज नहीं है। लेकिन हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमें केवल रेशियो निकालना है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कांस्टेंट कर लेते हैं, ये भी फाइनल सिस्टम का। तो टकराने से पहले की बात करते हैं, क्योंकि ये वाला पार्टिकल है और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो एम आर क्रॉस वी लिखते हैं, और इसे ऐसे भी लिख देते हैं एम आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ऐसे। तो मैं पहले पार्टिकल का लिखता हूँ, इस वाले पार्टिकल का 2m का, तो क्या लिखेंगे 2m मास लिख लिया। आर परपेंडिकुलर देखें तो देखो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई वेलोसिटी की, और इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन पर सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो कि 2 सेंटीमीटर है, सीधे सिस्टम में ही लिख रहे हैं इसको, तो आर परपेंडिकुलर हो गया 2 और वेलोसिटी तो v है ये, तो v। इसकी अगर डायरेक्शन चाहिए तो आर क्रॉस वी की डायरेक्शन निकाल लीजिए आप, और ये सेंटर ऑफ मास है, ये वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालें तो टेल यहाँ होगा और हेड यहाँ होगा, दिस इज आर वेक्टर है ये, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आर वेक्टर। आर क्रॉस वी की डायरेक्शन निकाल लीजिए राइट हैंड से, तो ऐसे घुमा दीजिए आर से वी की तरफ छोटे एंगल से, ऐसे आर क्रॉस वी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है। ऐसे सिमिलरली इस वाले पार्टिकल का लिखें तो अभी प्लस लिख देता हूँ, चलो, मास इंटू आर परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये वेलोसिटी हो गई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन से ये आर परपेंडिकुलर हो गया जो कि 4 सेंटीमीटर है, और वेलोसिटी तो v है ये। ठीक है, डायरेक्शन चेक करेंगे इसकी, तो इसको इससे मिलाएंगे, दिस इज अ आर वेक्टर, इसको एक्सटेंड करेंगे तो आर क्रॉस वी करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अभी रॉड तो रेस्ट में थी टकराने से जस्ट पहले, तो रॉड का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये सिचुएशन बनी, लेकिन एक बात समझिए, ये चल भी रही हो कोई बॉडी और घूम भी रही हो, चल भी रही हो और घूम भी रही हो, तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट इस पूरी बॉडी का, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये फॉर्मूला होता है, चल भी रही हो घूम रही हो तो एंगुलर मोमेंटम का। लेकिन हमारा जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास ही है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही निकाल रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास की निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे एंगुलर मोमेंटम। जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें RC 0 होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकाल रहे हैं भाई, तो RC 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, एक तो इसलिए ये 0 हो गया। लेकिन बॉडी का निकालना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बॉडी का पूरे सिस्टम का, तो उसको लिख सकते हैं हम कितना, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का पूरे का इनटू ओमेगा। ये अब ये करना है तो ये कितना हो गया आपका 4mv हो गया, प्लस ये 4mv हो गया, इक्वल टू ICOM लिखें तो देखो इस पार्टिकल का लिख लो पहले, पार्टिकल का मोमेंटम डिफरेंस कितना होता है, एम परपेंडिकुलर सेपरेशन का स्क्वायर mr स्क्वायर, तो 2m और परपेंडिकुलर सेपरेशन है इसकी 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस, और इस वाले पार्टिकल का लिखें तो m और परपेंडिकुलर सेपरेशन है आपकी 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस, रॉड का लिखेंगे तो रॉड आपके ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, वही उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है, तो ml स्क्वायर बाई 12 होता है, तो m दे रखा है इसका 20m, तो 20m और l स्क्वायर, तो l है इसका 12 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू ओमेगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी चेक करें ना, तो देखो ये ऐसे घूम रही है, ओमेगा को देखो ऐसे, और इसका भी ओमेगा ऐसे ही है, तो इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही है, इसीलिए मैंने ये पॉजिटिव माना था, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, सॉल्व कर लो अब, तो इससे लिख सकते हैं 8mv इक्वल टू, इसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8m प्लस 16m और 12 से ये 12 कट गया,
तो ये हो जाएगा 240 एम और ये ओमेगा। तो ये एम से एम कॉमन लेके आप काट सकते हो। तो ये 8v हो गया और इसको ऐड करें तो ये 264 आ गया ओमेगा। तो v अपॉन ओमेगा लिखें तो 264/8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 33। इससे इसका आंसर आना चाहिए 33 इसका आंसर है बी। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, जानते हो यहाँ पे सिस्टम सेंटीमीटर हमने यूज़ किया, आप मीटर यूज़ करके देखना, यहाँ पे 33/100 आएगा, बताया ही नहीं। तो इसमें मैंने ये कंसीडर कर लिया है कि सारा सिस्टम जो है मास वेलोसिटी सब ऐसा सीजे सिस्टम में है। जब सब सीजे सिस्टम में कैलकुलेट किया हमने, एसआई में करके देखोगे तो 100% यहाँ नीचे 100 आएगा, करके देखिए, ठीक है। A solid cylinder of length L and radius R has moment of inertia about its axis equal to I1. A small concentric cylinder of length L/2 and radius R/3 is crept from this cylinder. मतलब काट के अलग किया है ये। From this cylinder has moment of inertia about its axis equal to I2. The ratio I1 I2 each. देखो एक हमारे पास सिलेंडर है, ये इसकी लेंथ L है और रेडियस R है और सॉलिड सिलेंडर है ये। तो ये ज्योमेट्रिकल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए, सिलेंडर का डिस्क जैसा होता है, I1 इज इक्वल टू हाफ mr²। तो R इसकी R है ये, लेकिन इसका मास हमें गिवन नहीं है तो मास m मान लेते हैं और ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास रो है। जब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास रो, ये 1 मीटर की वॉल्यूम का मास रो, तो होल वॉल्यूम का मास निकालना है वो m, तो पूरे वॉल्यूम का मास निकालना है। तो 1 मीटर की वॉल्यूम का मास रो, तो होल वॉल्यूम का निकालना है तो रो का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h, तो पाई r² और h है आपका l, ठीक है ये। तो इसीलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में कह रहा है इसी में से एक ये सिलेंडर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर काट के बाहर निकाला, इसमें से यहाँ से काट के निकाल लिया बाहर, जिसकी रेडियस जो है आपकी r/3 कर दी है उसने और लेंथ L/2 कर दी, आधी कर दी है, ठीक है, ऐसा बोला है, लेंथ L/2 और रेडियस R/3, ठीक है। अब इसी के ज्योमेट्रिकल एक्सेस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 कर दिया है उसने। तो अब इसका मास कितना होगा, मान लो इसका मास अगर m2 है, इसका m1 के लेते हैं, तो ये m1 लिख लिया। तो m2 निकालें तो इसकी भी डेंसिटी रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब मान ली। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास रो, तो होल वॉल्यूम का निकालें तो पाई r कितना है r²/9 और l लेंथ कितनी है L/2। तो देखो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं m1। तो m1 और नीचे आ गया 80, तो इसका मास आ गया m1/18। तो हाफ मास m2 और रेडियस कितनी है आपकी r/3, तो r²/9। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दो, हाफ m2 की वैल्यू m1/80 इंटू r²/9। क्या इसकी जगह पर हम I1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो I2 इक्वल टू I1/18 मल्टीप्लाइड बाई 9। इसका इसमें इसको नीचे ले आओ, तो I1 अपॉन I2 निकाले आया 18 इंटू 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 9 और 7 162, ये इसीलिए इसका आंसर हो गया 162। तो यहाँ पे आ जाएगा 162। A thin uniform rod X of mass M, length L, is pivoted at height L/3 as shown the figure. The rod is allowed to fall from vertical position and lie horizontally on the table. The angular velocity of this rod when it hit the table top h. ये फिगर दे रखा है। देखो यहाँ से ये हिंज है, अब यहाँ से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। जब ये यहाँ से ऐसे गिरती है तो ये रॉड कुछ इस तरह से हो जाएगी गिरने के बाद, ऐसे। तब जब ये यहाँ टकराएगी तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से टकरा रही है ये पूछा है हमसे, ठीक है ना, टकराते समय। तो जरा समझिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ होगा मिड पॉइंट पर, ये सेंटर ऑफ मास रॉड का जो कि मिड पॉइंट पर है, इसलिए ये जो डिस्टेंस होगी वो L/2 होगी। तो हिंज वाले पॉइंट से ये सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए h। तो इस h को निकालें तो L/2 में से L/3 घटा सकते हैं, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में L/3 दे रखा है।
तो यहाँ से 6 एलसीएम ले लें तो 3l माइनस के 2l, तो l/6 आ जाएगा। देखो जब ये यहाँ से यहाँ गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास ऐसे आ जाएगा इस जगह पर। तो सेंटर ऑफ मास कितना गिरा है ना, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप इनिशियल पोजीशन मानो गिरने से पहले, और गिरने के बाद ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ये, और हिंज है इसीलिए केवल रोटेट करेगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। और सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसको आप रेफरेंस पॉइंट मान लो। इसको मैंने ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कितना हाइट ऊपर है, h, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी होगी रॉड की mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं फाइनल। तो जब ये स्ट्राइक करेगी तो स्पीड स्ट्राइक करते समय ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं तो रेफरेंस पॉइंट इसी को माना है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। तो mgh कितना निकाला हमने, l/6 इक्वल टू हाफ। अब इस पर आई पे ध्यान देना, यहाँ से हिंज है तो इस हिंज वाले पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको। देखो मैंने ये रॉड बना ली, यहाँ से हिंज था, ये डिस्टेंस कितनी थी, देखो ये डिस्टेंस कितनी है l/3, ठीक है। और रॉड का मास m है और लेंथ टोटल l है। तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें, और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ के परपेंडिकुलर, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होता है ml²/12। लेकिन हमें चाहिए इस एक्सेस के अबाउट, तो ये दोनों एक्सेस आपस में पैरेलल हैं, देखो ऐसे। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं हम, और इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है d, ये l/6 है। देखो हिंज से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस ही तो h थी, जो कि l/6 थी। इसीलिए अगर हम इसमें इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ICOM प्लस md²। तो ICOM तो ml²/12 है, प्लस md जो है l/6 है, तो l²/36। यहाँ से 36 एलसीएम ले लेंगे तो 3ml² प्लस ml², तो ये हो जाएगा 4ml²/36, इससे कट गया 9, तो ये आ जाएगा ml²/9। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कंसेप्ट है इसमें, ml²/9 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। m से तो m कट गया, l से l कट गया, 2 से काट दिया ये 3 बार, और 3 से काट दिया ये 3 बार, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3g हो गया, और l बचा यहाँ डिवाइड कर लेंगे l, तो ये ओमेगा²। तो ओमेगा बराबर √3g/l, ये इसका आंसर आ गया। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी चॉइस इज करेक्ट। A flywheel having a mass 3 kg or radius 5 meter is free to rotate about a horizontal axis. A string having negligible mass is wound around the wheel and loose end of the string is connected to 3 kg mass. The mass is kept at rest initially and released. Kinetic energy of the wheel when mass descend by 3 meter. और जो लोग पूछा ये फिगर बना लिया मैंने। देखो फ्लाई व्हील बोला है, कुछ नहीं बोला, तो फ्लाई व्हील को हम डिस्क मानेंगे, ठीक। और ये इसका एक ये फ्री एंड है, यहाँ 3 kg मास है, और ये रेस्ट में इनिशियली, तो यहाँ से इसे क्या कर दिया है, रिलीज्ड। तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ गया है 3 मीटर, h बराबर 3 मीटर, ये नीचे चला गया। तब इसकी स्पीड मान लेते हैं v। देखो यहाँ पर ये कंसीडर कर लेते हैं, कुछ नहीं बोला, तो ये जो यहाँ स्लिपिंग नहीं है किसके बिटवीन, व्हील और स्ट्रिंग के बीच में। अगर स्लिपिंग नहीं है तो जितनी स्पीड इस v की है इंस्टेंट पर, उतनी स्पीड यहाँ पे इस स्ट्रिंग में होगी v, और यहाँ से ये डिस्क घूम रही है तो ऐसे घूम रही होगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसकी रेडियस अगर r है कैपिटल R, तो इस पे इसके बिल्कुल पास एक पॉइंट माने डिस्क पर, उसकी स्पीड इधर की तरफ कितनी होगी, तो r ओमेगा होगी। अगर कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग लिखें तो जितनी स्पीड स्ट्रिंग की है उतनी ही स्पीड किसकी होनी चाहिए, व्हील की, तभी वो स्लिप नहीं करेगा। तो v = r ओमेगा ले सकते हैं, तो ओमेगा = v/r ले सकते हैं, ठीक है। तो इस डिस्क की एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के डिस्क की लिख रहे हैं क्योंकि ये रोटेट कर रही है, तो ½ I ओमेगा²।
और हमसे यही पूछा है। तो हाफ आई डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, हाफ एम आर स्क्वायर। तो हाफ एम आर स्क्वायर ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर वेलोसिटी लिख रहे हैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो ये 1/4 एम बी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आई, फ्लाई व्हील आई, और फ्लाई व्हील का ही हमसे पूछ रहा है, तो ये हमसे पूछ रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसकी इस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये ब्लॉक की लिख लेते हैं, ये हाफ एम बी स्क्वायर है। हमें स्पीड नहीं निकालनी है, तो एक बात सोचिए, अगर हमें निकालनी ये है तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं के नॉट कंसिडर कर लूँ तो ये कितनी होगी। तो देखो ये 1/4 है और ये 1/2 है, तो ये ज़्यादा है इससे, तो कितना हो जाएगा 2k0 ये। और इसमें लगा दूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। रिलीज करने से पहले काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 और इसकी भी 0। रिलीज करने से पहले ना ये घूम रहा होगा ना ये चल रहा होगा, तो दोनों की 0। और पोटेंशियल एनर्जी इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली मैंने, तो इनिशियल तो 0 हो गई, ये तो इसकी तो पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही, फिक्स्ड है वो। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखें फाइनल, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो कितनी 2k0 ब्लॉक की, प्लस इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही तो थी ये डिस्क की, कितनी लेट गई है k0। अगर स्पीड निकालनी होती तो स्पीड के टर्म में रख देते तो स्पीड निकल आती, लेकिन स्पीड नहीं पूछी हमसे, व्हील की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, सीधा k0 पूछा एक तरह से। और पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं पहले इसकी, तो ये रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे गया है, h नीचे गया है ऊपर गया है, तो नीचे गया है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। रेफरेंस पॉइंट से नीचे होती है h हाइट तो माइनस के mgs लेते हैं, ऊपर होती है तो प्लस के mgs लेते हैं, है ना। तो ये इसकी हो गई, और इसकी तो रेफरेंस पोजीशन चेंज नहीं आया तो इसकी 0, तो ये आपकी पूरे सिस्टम की हो गई। तो आप इसको इधर ले आओ, तो प्लस के mgh हो गया इज इक्वल टू 3k0 हो गया। हमसे k0 ही पूछ रहा है जो कि डिस्क की या दैट मीन्स व्हील की काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू mgh/3। तो m की वैल्यू आपकी 3 है, और इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों का मास सेम था, तभी तो यहाँ पे भी हम m लिख पाए और यहाँ पे भी हम m लिख पाए, मास सेम तो दोनों का 3 kg, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। तो h की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी रखिए 3 मीटर, डिवाइड बाई 3 से 3 कट गया तो k0 आ गया आपका 30 जूल, इसलिए इसका आंसर होगा 30 जूल। आप चाहो तो इसमें डाटा पुट करते समय आप स्पीड के टर्म में रख सकते हो, पहले स्पीड निकल के आएगी, स्पीड जब निकल आए v, फिर यहाँ पर पुट कर देना, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क निकाल लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। 2 small balls with masses m and 2m are attached to both end of the rigid rod of length d, negligible mass. If angular momentum of this system is L about an axis A passing through its center of mass and perpendicular to the rod, then angular velocity of the system about A h। देखो एक रॉड बना लो, ये मास लॉस रॉड है आपकी, और एक मास इसके इस एंड से अटैच है, इसका मास है m, और एक अटैच है इस जगह पर, इसका मास है 2m, और इनके बीच की सेपरेशन है d। अब पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा है एक्सिस के अबाउट, जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर से नहीं, सेंटर ऑफ मास से। तो पहले पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालिए, ज्योमेट्रिकल सेंटर मत देख लेना। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, अगर इसको m1 मान लें और इसको m2, और रॉड तो मास ऐसा ही है, तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे नहीं होगा, मास जिधर ज़्यादा है उधर की तरफ थोड़ा सा होगा, तो ये डिस्टेंस मान लो r1 है। तो इस r1 डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, r1 लिख रहे हैं m1 से है, तो दूर वाला मास लिखते हैं m2, और इनके बीच की m1 m2 के बीच की परपेंडिकुलर, दोनों के बीच की सेपरेशन चाहिए d ओवर m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये r2 है, वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन उसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो m1 d ओवर m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से निकाल लो, m2 कितना है 2m, और ये d है डिवाइडेड बाई ये 3m हो जाएगा, तो ये से कैंसिल, तो 2d/3। तो ये वाली सेपरेशन आ गई 2d/3, और ये d है तो ये वाली सेपरेशन हो जाएगी d/3, सिंपल।
अब इस एक्सेस के अबाउट यहाँ से आपके एक एक्सेस पास हो रही है, इसके अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एल है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। जिस एक्सेस के अबाउट एल लेते हैं उसी एक्सेस के अबाउट फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालते हैं। तो अगर हमें ओमेगा निकालना है तो एल अपॉन आई, तो हमें केवल आई चाहिए। तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, तो आई इक्वल टू, रॉड तो मास लेस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो ये कितनी सेपरेशन है, एम 2d/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4d² 9 प्लस इसका मास 2m है और सेपरेशन है इसकी d/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो d² 9 और ये हो जाएगा 6md² 9। 2 से काट दो, 3 से कटेगा, ये 2 बार और ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 2md² 3। यहाँ रख देंगे तो ओमेगा निकल आएगा एल अपॉन आई, तो एल है और आई की वैल्यू ये है 2md² और 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा 3l/2md²। दैट मीन्स सी चॉइस इज करेक्ट। 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ईच 10 cm are joined at their center by rod of length 30 cm and mass 600 gram as shown in the figure. If the mass of each disc 600 gram and the applied torque between two discs is 43 into 10⁵ dyne centimeter, the angular acceleration of the disc about the given axis AB रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेस के अबाउट एक टॉर्क लगाया है उसने, वो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 43 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। अब देखो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट है, तो इसको पहले चेंज कर लीजिए ऐसा यूनिट में। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, तो डाइन में निकालेंगे तो लिख सकते हैं 43 10⁵ और 10⁻⁻5 न्यूटन, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 43 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर, 1 पॉइंट। अब इस एक्सेस के अबाउट ही अगर हम टॉर्क इज इक्वल टू लिखें आई अल्फा, तो जानते हो इस फॉर्मूले की खासियत होती है, जिस एक्सेस के अबाउट टॉर्क लिखते हो उसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है। तो हमें केवल इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अल्फा निकल आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमसे, तो टॉर्क अपॉन आई, हमें टॉर्क तो दे रखा है, फिर आई चाहिए इसी एक्सेस के अबाउट पूरे सिस्टम के। अब देखो सोचो, ये डिस्क है, इसकी रेडियस आर है और मास एम है, और इसकी भी रेडियस आर है, डिस्क है और मास एम है, ठीक है। तो इस डिस्क का ये इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि डायामीटर से पास हो रहा है, जानते हो एक डिस्क है ये आपकी, डायामीटर के अबाउट पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए, डिस्क का 1/4 mr² होता है। और प्लेन के परपेंडिकुलर ये डिस्क है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। ये यूज मत कर लेना, डायमीटर के अबाउट, देखो डायमीटर से पास हो रहा है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास से भी पास होता है डायमीटर, तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr², लेकिन हमें चाहिए इस एक्सेस के अबाउट। तो इस एक्सेस के अबाउट अगर लिखें, पूरे सिस्टम का लिख रहे हैं, आई सिस्टम इक्वल टू, पहले डिस्क का निकाल लें इस एक्सेस के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो इसीलिए 1 ये फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली प्लस md² ये होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास से ही पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जा रही है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से, तो 1/4 mr² प्लस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन ये d है, जो कि इधर के 10 सेंटीमीटर, d1 मान लेता हूँ अभी, तो मास m है तो m इंटू d1 का स्क्वायर। ये वाली इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये वाला। एज ए सिमिलरली इसका निकाल लो, प्लस इस एक्सिस के अबाउट जो डायमीटर से पास हो रहा है और मास m रेडियस r है, तो 1/4 mr²। ये इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इसकी वैल्यू पता पड़ गई, लेकिन चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो ये डिस्टेंस d2 दे रखी है इसने, तो लगा दीजिए इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये वाली, तो 1/4 mr² प्लस m, लेकिन पैरेलल पर जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है पैरेलल एक्सिस के बीच की वो चेंज है, पहले d1 है ये d2 है, 20 और 10, तो इसे d2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। प्लस अब रॉड का भी लिखना है, लेकिन रॉड का मास तो कैपिटल M ही है, मास चेंज नहीं है, 600 ग्राम 600 ग्राम दोनों का, सबका मास, इसका भी मास M ही है 600 ग्राम, दैट मीन्स 0.6 kg। लेकिन इस रॉड की जो लेंथ हो गई पूरी
ये 30 सेंटीमीटर है। तो देखो ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया और रॉड का सेंटर ऑफ मास भी हो गया रॉड का, और यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से जाती है और लेंथ के परपेंडिकुलर होती है, इसका फॉर्मूला होता है ml²/12। और हमें लेकिन चाहिए इस एक्सिस के अबाउट रॉड का भी, तो ये डिस्टेंस अगर हम x मान लें तो देखो ये सेंटर ऑफ मास है और रॉड का ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है, तो ये 15 सेंटीमीटर होगा पूरा, 15 सेंटीमीटर ये वाला, और ये डिस्टेंस उसने 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो इसमें भी पैरेलल एक्स थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ml²/12 प्लस m इंटू कितना d² dx है तो x², ये रॉड का हो गया। तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, दैट मीन्स आई सिस्टम। ये बस खेल खत्म, सॉल्यूशन करना है अब। तो 1/4 m जो दे रखा है 0.6 इंटू आर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, देखो इसकी ईच की 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है इसलिए मीटर में लिखेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर कर लो तो 100 इंटू 10⁻⁻4 प्लस ये 0.6 d1 ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻4 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं और इसको ऐड कर लेंगे ना तो 1/4 और 1/4 तो 1/2 हो जाएगा ये, तो ये एक साथ हो गया। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसको लिखो m की वैल्यू 0.6 इंटू d2 कितना था 20 सेंटीमीटर था, तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, प्लस m तो 0.6 ही है, लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 900 और 10⁻⁻, अच्छा ये 4 होगा, -4 डिवाइडेड बाई आपका 12 प्लस इसकी लिखें तो 0.6 और x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी तो 25 इंटू 10⁻⁻4। तो देखो इस सब में से आप ध्यान से देखेंगे तो 0.6 और 10⁻⁻4 कॉमन है, तो 0.6 10⁻⁻4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 50, यहाँ पे ये और ये कॉमन था तो ये यहाँ बचा 100, यहाँ पे ये और ये कॉमन था तो यहाँ पे बचा 400, यहाँ पे ये और ये कॉमन था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 चौक 12 और ये 300, 2 से 2 और ये 150, 75 हो गया 75, तो चलो ठीक है 75 हो गया ये, प्लस ये और ये तो कॉमन था तो ये 25, ये आ गया। तो लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻⁻4, तो देखो ये 100 हो गया, 500, 600, 650 ये, और इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये 6 हो गया, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें 6×5 30, 3 कैरी आई और 36 और 3 39 और 10⁻⁻4, इतना ऐसा सिस्टम में निकाला है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे अब चले जाइए आप, तो आपको क्या करना है, अल्फा निकालना था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का, और टॉर्क हमने चेंज कर लिया था ऐसे सिस्टम में 43 इंटू 10⁻⁻2, और ये वाली वैल्यू आ रही है 390 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो 400 ये इतना आएगा 4300 और ये 390, इससे ये कट गया। अब 39 का डिवाइड करना है इसमें, तो एक ही बार जाएगा है ना, यहाँ कितना बच रहा है ये 4 और 1 0, फिर एक बार और चला जाएगा 39, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, फिर जाएगा ही नहीं, तो 11 के करीब करीब अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर होगा, तो 11 आंसर हो गया, ए चॉइस इज करेक्ट। Suppose there is a uniform circular disc of mass m and radius r shown in the figure. The shaded region are cut out from the disc. The moment of inertia of the remainder about the axis A of the disc is given by A. The value of x is. देखो ये एक्सेस जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे, और सेंटर से पास हो रही है पहली बात, और ये 2 डिस्क काट के अलग कर दी हैं, जैसे मैंने फिगर बना रखा है ये वाला। इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सबसे पहली बात, ये एक्सेस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रही है। ठीक है,
अब सोचो ऐसी डिस्क अगर बनानी है तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि पहले कंप्लीट डिस्क बना दो। अब इस डिस्क में से एक तो डिस्क ये काटो और एक ये काटो, तो इसमें से अगर ये काट के अलग कर दी, एक ये अलग कर दी, एक ये अलग कर दी, जैसे इसमें से ये दोनों काट के अलग करेंगे तो डायग्राम ये बन जाएगा कि हाँ सर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो रेडियस है डिस्क की वो r है और इसका जो मास है वो m है। डिस्क में जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए लेट कर लेते हैं कि इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास सिग्मा है। सिग्मा क्या चीज़ है? सरफेस मास डेंसिटी है, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास है। सोचो अगर ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास है तो इसका होल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास सिग्मा, तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना? तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब एक बात आइए, इसकी अगर आपने सिग्मा मानी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ इस जगह पर तो ये एयर है, केविटी है, और एयर में इस जगह पे कोई मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो इसमें जीरो होगी इसकी मास डेंसिटी। हाँ सर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा माइनस के सिग्मा। ठीक है, तो सोचो अगर इसकी सिग्मा माइनस के सिग्मा लिख रहे हैं तो इसकी अगर प्लस के सिग्मा है तो इसको जैसे ही काट के अलग करेंगे तो इसकी मास डेंसिटी हम माइनस के सिग्मा मान लेते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। हाँ, मास जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए ये एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, तो अब इसका अगर हमें मास निकालना है तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास माइनस के सिग्मा, तो इसका अगर मास m2 लिख लूँ तो माइनस सिग्मा, इसका टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 16, और इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। तो इसलिए इसका जो मास आया वो माइनस का m बाई 16 आया। मास नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हम इसमें ऐसे एज्यूम करेंगे। अभी समझ में आ जाएगा माइनस आने का क्या मतलब है। अच्छा, अब सोचो हमें इस एक्सेस के अबाउट, देखो ये कौन सी एक्सेस है? सेंटर वाली, ये वाली। इस डिस्क का इस एक्सेस के अबाउट, पहले इसको कर लेते हैं, इस एक्सेस के अबाउट उस पूरी कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1 मान लेते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट। और कंप्लीट डिस्क है तो कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो हाफ एम तो एम ही है और रेडियस आर है, तो हाफ एम आर स्क्वायर हो गया। ऐसे इस डिस्क का हमें एक ही अबाउट चाहिए, क्योंकि एक अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस डिस्क का इस एक्सेस के अबाउट चाहिए एक अबाउट, तो पहले हम इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अब ये भी डिस्क के सेंटर से पास होने वाली है, तो ICOM डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी है ये, इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ हो गया, मास इसका ये है तो माइनस लगा लेते हैं m बाई 16, और इसकी रेडियस है r बाई 4, तो हाफ एम आर स्क्वायर लगा रहे हैं, लेकिन इसी का मास लिखेंगे, इसी की रेडियस लिखेंगे, तो जो कि r स्क्वायर बाई 16। लेकिन हमें ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो इस एक्सेस के अबाउट आया, लेकिन हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सेस के अबाउट चाहिए। इस वाली एक्सेस के अबाउट कैसे निकालें? तो इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो ये पैरेलल एक्सिस बन गई। हाँ सर, तो इसमें अगर हम इस एक्सेस के अबाउट निकालें तो इसको मैं I2 मान लेता हूँ और इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देता हूँ, ICOM प्लस M2, इसका मास M2 था, और ये सेपरेशन चाहिए होती है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की सेपरेशन D, जो कि हमें क्वेश्चन में 3r/4 दे रखी है, ये वाली। तो 3r/4 दे रखी है, तो D स्क्वेयर, तो यहाँ इसकी वैल्यू तो माइनस के हाफ m बाई 16 r स्क्वायर बाई 16 है, और माइनस m2 की वैल्यू m बाई 16 थी, तो m बाई 16, और d की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर बाई 16, ये हो गया। ठीक है, इसमें से चाहो तो आप माइनस का mr स्क्वायर बाई 256 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1/2 प्लस का, और ये भी प्लस का बचेगा कितना? 9, ये बचेगा। और इसे सॉल्व करना चाहो तो माइनस के mr स्क्वायर बाई 256, यहाँ से दो एलसीएम ले लेंगे, तो ये 18 19/2, ये इसका निकल आया। सिमिलरली इस वाली डिस्क का भी इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो सेम ही आएगा, ये इतना ही, क्योंकि इसके अबाउट निकालोगे तो इतना आएगा, और फिर इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे ऐसे, तो फिर दोबारा से यही आएगा। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन हमें तो इस
डिस्क का चाहिए, इस कटी हुई डिस्क का चाहिए, ये तो इसका हो गया, ये दोनों का हो गया। तो आई इसका इस एक्सिस के अबाउट आई मान लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू I1 पूरी डिस्क का प्लस इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट हमने कंसिडर किया था I2, तो I2 क्योंकि ऐसे दो डिस्क हैं इसीलिए 2I2। सर प्लस क्यों कर रहे हो, माइनस करना चाहिए, माइनस लगा तो लिया ही था, माइनस का सिग्मा है ना, तो दो बार नहीं लगा देना। I इक्वल टू I1 की वैल्यू तो ये रही हाफ एम आर स्क्वायर बिल्कुल, प्लस 2I2 की वैल्यू ये वाली, तो माइनस आ जाएगा ये, और टू क्योंकि ये दो डिस्क थी इसीलिए, तो माइनस आ जाएगा ये वाला, वैल्यू पुट कर दो I2 की, तो 2 mr² बाई 256 और 19/2। अब देखो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर देखोगे तो mr², देखो माइनस ही आ गया अपने आप ही। कुछ ऐसे करते हैं, इसको भी सिग्मा मान लेते हैं, इसको भी सिग्मा मान लेते हैं, फिर माइनस कर देते हैं यहाँ पे, एक ही बात है वो, पर कंसेप्ट ये है mr², यहाँ से हाफ माइनस 19 डिवाइड बाई 256 ऐसे। यहाँ से अगर आप 256 एलसीएम ले लोगे और ये mr² ले लोगे तो ये कितना आएगा, 128 आएगा, माइनस के 19 ये, और 128 में से 19 गए तो कितने बचे, 109 mr² बाई 256। अब ये इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ये रहा ए एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग डिस्क का, रिमाइंडर डिस्क का कितना दे रखा है, x बटे 256 mr², ये तो कट गया, तो x और इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 109 ये, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 109 ये। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लूप मेड ऑफ 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ईच हैविंग रेडियस r एंड लेंथ l, और ये कंडीशन दे रखी है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड टेक द मास ऑफ द एंटायर लूप इज कैपिटल M, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक स्क्वायर बना लिया 4 सिलेंडर से, इसकी जो लेंथ है वो L है और रेडियस इसकी R है, और कंडीशन दे रखी है कि जो R है वो L से छोटा है, ठीक है। अच्छा एंटायर लूप का मास M है, तो एक सिलेंडर का मास कितना हो जाएगा, m/4 ईच का, ईच सिलेंडर का हो जाएगा, इसे अभी हाल फिलहाल स्मॉल m मान लेते हैं। एक बात, रोटेशनल एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, लिख रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, तो देखो ये अपोजिट साइड हो गई स्क्वायर लूप की, और इसके मिड पॉइंट से ये रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का हमसे पूछा है। अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला में ये वाला याद होना चाहिए अलग से पहले, अगर एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर, तो ये तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, और ये इसकी जो साइड है, लेंथ है, उसके परपेंडिकुलर, और ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस के भी परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होना चाहिए। अगर इसका मास m और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाई 12 प्लस mr² बाई 4। अच्छा इसका अगर आप डेरिवेशन चाहते हो कि इसका डेरिवेशन कैसे आए, तो ये 2025 में भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर एक न्यूमेरिकल आया था, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें मैंने इसका डेरिवेशन कराया है कि सेंटर ऑफ मास और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है, ड्राइव करके दिखाया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो देखो इस सिलेंडर का हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालें तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पूरे सिस्टम का लिखना चाह रहे हैं तो पहले सिलेंडर का लिख देते हैं। तो कितना लिखें बेटा, अब इसका मास स्मॉल m माना है, लेंथ कैपिटल L है और रेडियस r है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, तो स्मॉल m l² बाई 12 प्लस स्मॉल m r² बाई 4, ये तो इस सिलेंडर की वजह से हो गया इस एक्सिस के अबाउट। ऐसे सिमिलरली इस सिलेंडर के अबाउट एक्सिस के अबाउट भी निकालें, सेम ही आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस वाला सिलेंडर, इस सिलेंडर की वजह से इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो चलो पहले इस सिलेंडर की वजह से निकालते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गई, इसके अबाउट सॉलिड सिलेंडर है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ mr² होता है, डिस्क जैसा होता है, तो इसके अबाउट तो जाएगा हाफ स्मॉल m और रेडियस r², लेकिन हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। तो एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं। तो देखो ये अगर सेपरेशन मैंने L मानी है तो ये वाली सेपरेशन L/2 होगी, लेकिन हमें तो ये सेपरेशन चाहिए D। अब इसमें ये कन्फ्यूजन है कि D तो कितना हुआ, L/2 प्लस R होगा,
लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है कि एल आर से बड़ा है, पर एक ही बार लिखा है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा देना चाहिए ऐसे, जिससे हम जो आपका आर है उसे इग्नोर कर पाएँ और डी की वैल्यू कितनी मान पाएँ, L/2, तभी कर सकते हैं। इसका एक फिगर और बना सकते थे हम ऐसे, अगर हम ऐसे फिगर बनाते, जैसे मैंने ये बाहर रखा है, इसको मैंने अब अंदर ले आया हूँ, देखो ऐसे, तो इस वाली कंडीशन में ये वाली जो दूरी दिखाई देगी, ये वाली, अब ये जो दूरी दिखाई देगी ये L/2 माइनस आर दिखेगी और इसमें L/2 प्लस आर दिख रही है, तो आर को हमने इग्नोर करा है तो क्योंकि ये कंडीशन दे रखी थी, और कोई तरीका नहीं इसका करने का, ये फिगर ही कुछ अजीब सा बना हुआ है इसका, ठीक है। अच्छा एक बात, तो आगे बढ़ाएं तो इसमें भी पैरेलल एक्स थ्योरम लगाएं, तो पैरेलल एक्स थ्योरम कहती है I = ICOM प्लस MD²। तो ICOM तो ये हो गया, सेंटर ऑफ मास से ज्योमेट्रिकल सेंटर से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा है, तो लिखें कितना, हाफ स्मॉल m r² प्लस स्मॉल m और d की वैल्यू गई L/2, तो L²/4। और ऐसे इस सिलेंडर की वजह से निकला, एक सिलेंडर इधर भी है और बिल्कुल सेम ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा। इस पूरे में से 2 कॉमन ले लें, ये वाला 2 तो कॉमन आ गया बाहर, और इसको लिखें स्मॉल m L²/12 प्लस स्मॉल m L²/4, ये और ये एक साथ लिख लिए, प्लस स्मॉल m r²/4 प्लस स्मॉल m r²/2। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 2 यहाँ से 12 एलसीएम लेंगे तो ये m L² प्लस 3m L² आएगा। ऐसे यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो mr² प्लस 2m r² आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 4 से 12 काट देंगे तो स्मॉल m L²/3 आएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा तो ये 3/4 स्मॉल m r² आएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 2/3, इस स्मॉल m की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है m/4, ये पुट करना मत भूल जाना, है ना। तो कैपिटल M/4 L² प्लस 3/4, है ना। अच्छा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा मैंने, ये लिख दिया, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और आगे, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो m/4 और r²। तो ये तो हो गया 2 से कटा ये, तो ये 2 6 हो गया, तो m L²/6 हो गया, प्लस 2 से ये कट गया तो ये 3/8 m r² हो गया। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया सिस्टम का। तो चेक कर लेते हैं, 3/8 m r² प्लस m L²/6, बी चॉइस इज करेक्ट। A solid sphere of radius 10 cm is rotating about an axis which is at a distance 15 cm from its center. The radius of gyration about this axis is √n centimeter. The value of n each. ठीक है, तो एक सॉलिड स्फीयर बनाओ, ये बना लिया, और ये इसकी डायमीटर से पास होने वाली एक्सेस और इसकी ये रेडियस दे रखी है r हमें रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक और एक्सेस है, और इसी की रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है इस एक्सेस के अबाउट, रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है इस एक्सेस के अबाउट। अच्छा, तो इस एक्सेस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास भी है और डायामीटर भी है, इसके अबाउट हम जानते हैं 2/5 m r²। तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, पैरेलल एक्स थ्योरम लगा लो, तो ये d हो गया, और d हमें रखा है 15 सेंटीमीटर। तो I = पैरेलल एक्स थ्योरम कहती है कि ICOM प्लस MD², ये ICOM हो गया, तो ये वाली वैल्यू हो गई 2/5 m r² प्लस MD², ये I हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन, वो भी इस एक्सेस के अबाउट, तो इस एक्सेस के अबाउट अगर रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है तो इस सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास मान लो, मान लिया, मास तो कैपिटल M ही है, पॉइंट मास कंसीडर कर लो, और पॉइंट मास कंसीडर करके इससे कितनी डिस्टेंस पर इसे रखें, इस वाले एक्सेस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है तो इसे कितनी डिस्टेंस पर रखें, इसी को रेडियस ऑफ जायरेशन बोल रहे हैं, क्या पूछ रहा है, जिससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर आए, बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो। तो पॉइंट मास माना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m²
ये, और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर होना चाहिए। तो कितना 2y5 m r स्क्वायर प्लस m d स्क्वायर, ये तो m कॉमन लेके काट दिया, k पूछ रहा है तो k इज इक्वल टू रूट के अंदर 2y5 r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। 2y5 r की वैल्यू रखी है सेंटीमीटर में है 10, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 10 की पावर -4 प्लस d की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे 225 और 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 कॉमन ले लेंगे तो -2 और 2 5 से कट गया ये 20, तो ये 40 हो जाएगा प्लस 225, दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 6 और 2, और इसे लिख सकते हैं, ये मीटर में आया पहले और इसको लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर, तो 265 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखी है हमें √n सेंटीमीटर ऐसे, तो रूट से रूट कट गया, n इक्वल टू या बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया 265, ये आ गया n की वैल्यू, इसीलिए n की वैल्यू हो गई 265। इजी क्वेश्चन था। 2 masses 400 ग्राम 350 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर हैवी पुली ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट द हैवियर मास इज ऑब्जर्व्ड टू फॉल 81 सेंटीमीटर इन 9 सेकेंड। द रोटेशनल इनर्शियल ऑफ द पुली इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है पुली का। तो मान लो ये इस एक्सेस के अबाउट ये पुली घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। रेडियस आपकी इसकी r मान लेते हैं कैपिटल, जो कि 2 सेंटीमीटर दे रखी है। कैपिटल M आपका हैवी मास मान लेते हैं 400 ग्राम और स्मॉल m 350 ग्राम। अब देखो यहाँ से इसको जब रिलीज़ करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये नीचे की तरफ आता है। कितना नीचे की तरफ आया है, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है 81 सेंटीमीटर। कितने सेकंड में हुआ है, 9 सेकंड लगे हैं इसको यहाँ तक आने में। तो मान लो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा लो s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। नीचे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर कर लो, तो s की वैल्यू है 81 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो, ये सेंटीमीटर में था इसलिए मीटर में बदल दिया। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियली रेस्ट में था फिर रिलीज़ किया है, यहाँ से रिलीज़ किया है, तो ये तो 0 हो गया। प्लस हाफ एक्सेलरेशन a कंसीडर कर लिया, अभी लेट कर लिया, निकालेंगे अभी t की वैल्यू 9 सेकंड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 से तो 81 कट गया, 2 से कट गया ये 50 बार, तो a इक्वल टू आ गया 1/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो ये पुली ऐसे घूम रही है, तो इसका मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस पुली पर स्लिप नहीं कर रही, और जब स्ट्रिंग पुली पर स्लिप नहीं कर रही है और स्ट्रिंग पुली का मास भी दे रखा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा तो मास भी होगा, तो स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद हो तो जल्दी हो जाएगा, m-m इंटू जी ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। जानते हो इसी कंसेप्ट पर बिल्कुल एग्जैक्टली 2026 में 3 क्वेश्चन आए, एक तो ये है और 2 और हैं पीछे, 2026 में ही आए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, है ना। और उसमें इसका ड्राइव करके भी दिखाया है, इसमें भी करके दिखा दूंगा लास्ट में, लेकिन अगर ये डायरेक्टली याद होता है तो जल्दी हो जाएगा। अभी लास्ट में इसका ड्राइव करके दिखा दूंगा, इस क्वेश्चन में भी पीछे भी आया है ये काफ़ी। अभी डायरेक्टली कर लेते हैं। अब जरा सोचो, अगर एक्सेलरेशन इतना है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई इस पूरे टर्म को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी अपॉन A, क्योंकि I निकालना था हमें। अब कैपिटल M 400 और ये 300, लेकिन ये दोनों को ऐड कर लो, देखो ऐड कर रहा है ये, तो 750 ग्राम आएगा, तो किलोग्राम में लिखेंगे तो 750 डिवाइडेड बाई 1000, ये 0 से कट गया, 25 से काटेंगे तो 25 दिया और ये 25 से 4 3/4 आएगा, तो इसे 3/4 लिख लो, प्लस I तो निकालना है और R स्क्वायर अब हमें दे रखिए 2 सेंटीमीटर रखिए, वैल्यू पुट कर देंगे थोड़ी देर में। अच्छा कैपिटल M माइनस स्मॉल m, इसमें से इसे घटाएंगे तो 400 में से 350 गया तो 50 ग्राम, उससे चेंज करेंगे तो 50 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम में चेंज कर लिया, ठीक है। इसको भी मैंने केजी में चेंज किया था ये। और जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है, लेकिन देखो चॉइस देखो काफ़ी दूर दूर है, और जब दूर दूर हैं तो जी की वैल्यू अभी 10 लेके चल रहे हैं। अगर पास पास होती तो जी की वैल्यू 9.8 ही रखनी पड़ती,
है ना, काफ़ी दूर दूर वैल्यू है, तो आप 10 रख सकते हो, नहीं कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। और ए की वैल्यू रखी हमें 1/50 निकाली अभी हमने, तो 1/50 ऊपर ले जाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, I/r² इक्वल टू, ये हो गया 2500 और एक जीरो ये भी है, और 10 की पावर -3 और ये -3/4, इस वाले को इधर ले आए और ये 3 पावर से ये कट गया। यहाँ से अगर हम 4 LCM ले लें तो 100 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, तो ये 97/4 हो गया। और I और इस R का I/r² है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा r², और R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10 की पावर -4, इससे कट गया। 9.7 लिख लें इसको और एक पावर यहाँ से कम कर दें, इतना किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसा सिस्टम ही निकाला है। देखो इसके सबसे क्लोज जो है यही है इसका आंसर, तो बी चॉइसेस करेक्ट होना चाहिए। अगर 9.8 रखते तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती, ठीक है। चलिए, तो ये इतना आ गया। अब रही बात इसके डेरिवेशन की, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया उस पर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये मैं पैसे पीछे करा चुका हूँ ड्राइव पूरा क्वेश्चन के अंदर ही, 3 क्वेश्चन आए हैं ऐसे टोटल, तो 2 बार कर चुके हैं पीछे, ये तीसरा ये है, ये स्मॉल m और ये कैपिटल M, ठीक है। और ये यहाँ से डिस्क है, इसकी रेडियस r मानिए, और ये ऐसे घूम रही है, स्लिप नहीं कर रही है, रिंग स्ट्रिंग इस पर स्लिप नहीं कर रही, लाइट स्ट्रिंग है। जब जानते हो ये रोटेट कर रही हो पुली भी और स्लिप नहीं कर रही हो तो टेंशन अलग अलग होता है, तो इसमें टेंशन T1 और इसमें टेंशन T2, और यहाँ पे ले सकते हैं हम कैपिटल mg और यहाँ पे स्मॉल mg। ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मान लो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा फिर। अच्छा, जब ये पुली आपकी इस पर स्लिप नहीं कर रही, स्ट्रिंग इस पर स्लिप नहीं कर रही, तो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ a है, तो अगर यहाँ से घूम रही है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो इसके वेरी क्लोज डिस्क पर पुली पर एक पॉइंट लें तो पुली का एक्सेलरेशन कितना हुआ, अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो R अल्फा होगा। अगर पुली और स्ट्रिंग साथ साथ चलेंगी, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा तभी स्लिप नहीं करेगी, तो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग की कंडीशन है a बराबर R अल्फा, तो अल्फा लिख सकते हैं यहाँ से a/, अगर रेडियस कैपिटल R मानिए तो कैपिटल R लिख लो। ये एक इक्वेशन ही हो गई। एक इक्वेशन हम यहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से लाएं तो लिख सकते हैं mg माइनस के T1 इक्वल टू कैपिटल M, ये इक्वेशन दूसरी हो गई। एक इक्वेशन आप यहाँ से ला सकते हो, कितनी ले सकते हो, ऊपर जा रहा है इसलिए T2 माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल ma, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन और चाहिएगी तो वो यहाँ से आएगी, अगर इसमें टेंशन T1 है, ये T1 तो ये भी T1 और ये T2, तो देखो इसका भी पुली का भी मास होगा, तो m' लिख देता हूँ वेट, और टॉर्क निकालो इस एक्सेस के अबाउट, तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रही थी, देखो घूम ऐसे रही है तो राइट हैंड रूल से करेंगे, राइट हैंड से करेंगे तो अपनी राइट हैंड की फिंगर को अल्फा की डायरेक्शन में घुमाएं ऐसे, तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस टॉर्क की जो डायरेक्शन आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है। अगर टेंशन T1 का टॉर्क लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है R×F, तो पहले इसकी डायरेक्शन निकालते हैं टेंशन के टॉर्क की, तो देखो ये आपका R वेक्टर हो गया, इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो R×F की डायरेक्शन राइट हैंड से निकालते हैं, तो R वेक्टर की डायरेक्शन में आप पहले राइट हैंड की फिंगर रखिए और फिर छोटे एंगल से R से F की तरफ आप अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमाइए, तो घुमा रहे हैं तो थंब नीचे तरफ आ रहा है, तो T1 का टॉर्क भी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और कितना होगा, तो इसको या तो RF साइन थीटा लिख लो, थीटा 90 डिग्री है तो RF साइन 90 की वैल्यू 1, या ऐसे भी लिख सकते थे टॉर इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर F। तो जब ये लिखते हैं तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं, ये बना ली, और इस लाइन ऑफ एक्शन पर रोटेशनल एक्सेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये R परपेंडिकुलर R ही हो गया, इसको लगाएं तो T1 × R, और इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ आ रही है। और ऐसे ही T2 का टॉर्क निकालें तो ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन और ये आपका ऐसे, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये R×F करें तो इसका आपकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये T2R आ रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे को मैंने पॉजिटिव टॉर्क माना है और अपवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क मैंने नेगेटिव माना है, तो देखो ये तो पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव लिख रहा हूँ, और ये अल्फा I अल्फा पॉजिटिव लिख रहा हूँ, तो देखो ये पॉजिटिव माना, ये भी पॉजिटिव माना और ये नेगेटिव माना, ठीक है। यहाँ से
आर कॉमन ले लें, T1 माइनस के T2, और जो आर कॉमन लिया उसके नीचे ले आए, आई अपॉन आर अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू ये लिख दें, तो आई ए अपॉन आर तो स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू ए अपॉन आर, और एक आर कॉमन लिया वो इधर ले आए तो ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो एक इक्वेशन ये है आपकी, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। इन तीनों इक्वेशनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो T1 माइनस का है, T1 प्लस का है, T2 प्लस का है, T2 माइनस का है। इसमें से घटाओगे तो m माइनस स्मॉल m इंटू जी, और इसमें m प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ये a कॉमन ले लिया तो a निकले आया देखो आपका स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, लेकिन कंडीशन याद रखना कि इस कंडीशन में ये फॉर्मूला है। व्हेन द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इधर रखा है चेंजेस साइन एज माइनस आर वेक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विल नॉट फ्लिप, नॉट पे ध्यान देना, अंडर साइन चेंज, ये चार चो इधर रखें। देखो पोजीशन वेक्टर आर से कितना कर दिया है, माइनस के आर। ठीक है, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डी आर वेक्टर बाई डी टी। अगर इसको आर की जगह पे माइनस आर करेंगे तो वेलोसिटी भी वी से, वी वेक्टर से माइनस वी वेक्टर हो जाएगी, क्योंकि आर वेक्टर की साइन चेंज करोगे, आर वेक्टर की जगह पे आप माइनस आर वेक्टर लिखोगे तो वेलोसिटी भी वी से चेंज होके माइनस वी हो जाएगा। एक दूसरा कह रहा है एसेलरेशन, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर लें, ए वेक्टर बराबर डी वी बाई डी टी होता है। जब वेलोसिटी को v से माइनस v हो रहा है तो एसेलरेशन भी a वेक्टर से माइनस a वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लीनियर मोमेंटम कह रहा है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। जब वेलोसिटी की v वेक्टर से माइनस v वेक्टर तो p भी p वेक्टर से माइनस के p वेक्टर हो जाएगा। फोर्थ की बात करें एंगुलर मोमेंटम, अगर हम एल वेक्टर लिखें किसी पार्टिकल का तो आर वेक्टर एम आर क्रॉस वी होता है, ये होता है। अब देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस आर वेक्टर होगा, माइनस आर वेक्टर, और वेलोसिटी भी वी से माइनस वी हो गया है तो इस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो एल वेक्टर कैसा रहेगा, एल वेक्टर है तो ये फ्लिप नहीं करेगा, एल वेक्टर ही रहेगा, पॉजिटिव में था ये पॉजिटिव में रहेगा, इसीलिए लिख रहा है विल नॉट फ्लिप अंडर साइन चेंजेस, तो वो है एंगुलर मोमेंटम। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।